हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं स्मिता आप लोगों को क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ा रही थी। कल के क्लास में हम लोगों ने देखा कि वैश्वीकरण का सबसे महत्वपूर्ण जरिया क्या बना, व्यापार बना। और वो व्यापार किसके मदद से ज़्यादा संभव हो पाया, वो संभव हो पाया बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा। और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में हम ये जान पाए कि ऐसी कंपनियां जो होती है वो बहुत सारे देशों में फैली हुई होती है और बहुत सारे देशों में वो उत्पादन का कार्य करती है और पूरे विश्व में जो है वो अपने उत्पाद बेचती है और अपने उत्पादन पर जो है नियंत्रण और स्वामित्व रखती है। और साथ ही साथ कल हमने पढ़ा कि ऐसी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है वो जो निवेश करती है, चाहे वो भूमि पर हो या फिर मशीनों पर हो या फिर मज़दूरों पर हो, जिस भी चीज़ पर वो निवेश करती है उन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, विदेशी निवेश बोलते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं वो किस तरीके से किसी भी देश में जाकर के निवेश करती है ताकि वो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी कमा सके। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश का सबसे आम रास्ता जो होता है वो स्थानीय कंपनियों को खरीदना और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करना होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करती है, किसी भी देश में जाती है तो फिर वो जो है कि कुछ ऐसी कंपनियों को खोजती है जहाँ जो कि वहाँ का हो, लोकल हो, जो कि स्थानीय हो और वहाँ उनमें वो निवेश करती है, उनका वो अधिग्रहण करती है और उसके बाद जो है वो जो है उन कंपनियों के उत्पादन पर अपना नियंत्रण रखती है। जैसे हमारे बुक में एक उदाहरण दिया हुआ है, जैसे कि अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि जिसका नाम है कारगिल फूड्स। वो जो है कि फिर जब वो भारत आई तो उसने क्या किया, भारत की जो है वो परक फूड्स को जो है क्या किया, खरीद लिया। और जो परक फूड्स जो था, जो कि भारत में पहले से था, उसका जो है देश के अलग अलग भागों में जो है उनका प्लांट लगा हुआ था और साथ ही साथ जो है कि उनके पास 4 तेल शोधक केंद्र भी थे। किनके पास? परक फूड्स के पास जो है 4 तेल शोधक तंत्र भी केंद्र भी थे। तो क्या किया, कारगिल फूड्स ने जो है परक फूड्स को जो है खरीद लिया। तो उनकी जो भी प्रॉपर्टी थी, वो जो भी उनके वो 4 तेल शोधक केंद्र थे, उन सब पर किसका नियंत्रण हो गया? उन सब पर अब कारगिल फूड्स का नियंत्रण हो गया। और कारगिल फूड्स ने जो है उसमें और इन्वेस्टमेंट करके क्या किया कि जो है वो प्रतिदिन 50 लाख पैकेट जो है वो निर्माण करने लगी और खाद्य तेल की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी बन गई। कौन? कारगिल फूड्स, जो कि कहाँ की थी? अमेरिका की थी। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कारगिल फूड्स जो कि अमेरिका की थी वो भारत में आई। उसके बाद वहाँ उसने भारत की जो परक फूड्स था उसको क्या किया, खरीद लिया और उसके बाद जो है कि उसमें निवेश किया और जो है कि क्या किया, अपने उत्पादन में प्रसार किया और जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने लगी। एक दिन में क्या करने लगी, 50 लाख पैकेट्स जो है वो तेल के क्या करने लगी, निर्माण करने लगी। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां छोटे उत्पादकों को उत्पादन का ऑर्डर देती है, और जैसे जूते, चप्पल, खेल का सामान आदि। जो ये विकसित देशों की जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है ये क्या करती है, स्थानीय कंपनियों के साथ मिल करके जो भी छोटे तौर पर जो भी कंपनी होते हैं उनको क्या करती है, उनसे क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स बनवाती है। जो भी गुणवत्ता, जिस भी चीज़ का स्टैंडर्ड ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां तय करके आती है, उन सब के तहत जो है वो क्या करती है, वो स्थानीय कंपनियों से या छोटी कंपनियों से जो है क्या करवाती है, उन लोगों को ऑर्डर देती है। किस
प्रकार के सामान के लिए, जैसे कि हो गई जूते चप्पल हो गए या खेल का सामान, ये सारी चीज़ों का जो है पूरे वर्ल्ड में मार्केट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इन सब चीज़ों का उत्पादन वो छोटे कंपनियों से करवा लेती है। उसके बाद ये छोटे कंपनियां जो है बना करके जो भी स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड दिए जाते हैं उस पर ये लोग बनाते हैं और उसके बाद वापस से किसे दे देते हैं, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं उसे वापस देते हैं। और उसके बाद जो है वो लोग उस पर अपना जो उनका जो लेवल होता है वो उस पर वो लेबल जो होता है वो अपना ब्रांड जो होता है उसको पहले उस पर लगाते हैं। उसके बाद जो है कि उसको मार्केट में बेचते हैं और क्या करते हैं, मुनाफा कमाते हैं। अब हम लोग देखेंगे विदेश व्यापार और व्यापार का एकीकरण कि किस तरीके से विदेश व्यापार ने जो है वो क्या किया, पूरे विश्व के व्यापार को एक साथ जोड़ा है। विदेश व्यापार अपने देश के बाज़ारों से बाहर के बाज़ारों में पहुंचने के लिए उत्पादकों को एक अवसर प्रदान करता है। जब दूसरे देशों में अपने उत्पाद भेजे जाने लगते हैं तो फिर इस तरीके से विदेश व्यापार क्या होता है, अपने देश के बाज़ारों से बाहर जाकर के दूसरे देशों के बाज़ार में भी अपने जो उत्पादन होता है उन सबको पहुंचा पाते हैं। इन उत्पादकों की जो है वो पहुंच सिर्फ अपने देश में ही नहीं रह जाती, ये अब दूसरे देशों में भी पहुंच जाती है और उत्पादक जो है विश्व के अन्य देशों के बाज़ारों में भी प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। और ये जो उत्पादक होते हैं ये विश्व के दूसरे देशों में जब अपने उत्पादन लेकर के जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, और जो उत्पादन जो कि सेम उत्पादन होते हैं उन सब के साथ वो क्या कर पाते हैं, कम्पीट कर पाते हैं। दूसरे देशों में उत्पादित वस्तुओं के आयात से खरीदारों के समक्ष उन वस्तुओं के घरेलू उत्पादन के अन्य विकल्पों का विस्तार होता है। जब दूसरे देशों से जो है कि आने लगते हैं, सामान आने लगते हैं, तो जो खरीदने वाले जो लोग होते हैं उनके पास जो है कि बहुत सारे सेम ही प्रोडक्ट के वो बहुत सारे वैरायटी उन्हें उपलब्ध होने लगते हैं मार्केट में। तो वो उन सबको कंपेयर कर पाते हैं, चाहे प्राइस बेसिस पर हो चाहे क्वालिटी बेसिस पर हो, जिस भी बेसिस पर जो है वो ख़रीदार उसको कंपेयर करना चाहते हैं उसे कंपेयर करके वो उसमें से चूज़ करते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी वैरायटी अवेलेबल हो जाती है। हमारे बुक में जो है वो एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि एक जो है अमेरिकी कंपनी है फोर्ड मोटर्स के बारे में एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि फोर्ड मोटर्स जो है वो विश्व के 26 देशों में जो है प्रसार के साथ विश्व की सबसे बड़ी मोटर गाड़ी निर्माता कंपनी है। तो फोर्ड मोटर्स जो है वो भारत में 1995 में आई थी और भारत में जो जीपों और ट्रकों के जो प्रमुख निर्माता हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ मिलकर के उन्होंने चेन्नई के पास जो है 1700 करोड़ रुपए निवेश करके क्या किया, कार का एक बहुत ही बड़ा प्लांट लगाया। और जो है कि 2017 तक की अगर बात की जाए तो फोर्ड मोटर्स जो है भारतीय बाज़ारों में 88,000 कारें बेच रही थी। कब? 2017 में भारतीय बाज़ार में वो 88,000 कारें बेच रही थी और 1,81,000 कारों का वो क्या कर रही थी, निर्यात कर रही थी। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, मेक्सिको में, ब्राज़ील में, यूएसए में, इन सब जगह पर वो क्या कर रही थी, निर्यात कर रही थी, भेज रही थी। कंपनी जो है और चाह रही है कि वो विश्व के दूसरे देशों में भी अपने जो है प्लांट जो है उनको लगाए। और जो है ये फोर्ड इंडिया जो उन्होंने फोर्ड जो भारत में जो खोली है वहाँ से जो है कि वो क्या करें, पुर्जा मतलब जो पार्ट्स जो गाड़ी के जो पार्ट्स जो इंडिया में बन रहे हैं उनका जो है वो क्या कर सके, दूसरे देशों में ले जा करके वहाँ जो है वो नई कारें बना सके। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो है कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा देशों में अपने आप को फैलाती है और जहां उन्हें अच्छा
श्रम मिल रहा होता है, अच्छी फैसिलिटी मिल रही होती है, सारे संसाधन अच्छे मिल रहे होते हैं, वहाँ से वो क्या करते हैं, उन्हें अपना प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर क्या करते हैं, उन्हें वर्ल्ड मार्केट में बेचते हैं। ये हमने अभी देखा कि जब दूसरे देशों की जो उत्पादित वस्तुएं जब हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाती है तो हमारे पास क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। हम उनमें से प्रोडक्ट जो है क्वालिटी बेसिस और जो है प्राइस बेसिस दोनों पर ही कंपेयर करके हम वो प्रोडक्ट ले पाते हैं। तो इसका एक एग्जांपल हमारे बुक में दिया हुआ है, किसका, चीन का एग्जांपल दिया हुआ है, चाइना का। तो व्यापार के कारण जो है चीनी खिलौने भारत के बाज़ार में आए। जब ये जो वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई उसके बाद से क्या होने लगा कि खिलौनों का एक बहुत ही बड़ा मार्केट जो है वो किसने कैप्चर कर लिया, चाइना ने कैप्चर कर लिया। इसी व्यापार के कारण जो है चीनी खिलौने जो है वो कहाँ आए, भारत के बाज़ार में आए। और इससे फिर क्या हुआ कि भारतीय और चीनी खिलौनों के बीच जो है वो क्या हुआ, कंपटीशन शुरू हो गया। और ये चीनी खिलौने जो हैं वो भारतीय खिलौनों से क्या हो गए, बेहतर साबित हो गए। और भारतीय खरीदारों के सामने जो है कम कीमत पर खिलौनों के अधिक वैरायटी उपलब्ध हो गए। अब जो है भारतीय जो थे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है कि उनके पास जो है खिलौनों की बहुत सारी वैरायटी हो गई और उनके पास अब चूज़ करने का ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इससे चीन के खिलौना निर्माताओं को अपना व्यवसाय फैलाने के लिए एक अवसर प्राप्त हो गया। जब चीन के खिलौने बनाने वाले कंपनियों को ऐसा लगने लगा कि भारत में जो है उनके बनाए हुए खिलौनों की डिमांड जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, तो उन लोगों को ये एक अवसर लगने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलौने जो बना करके वो क्या करें, भारत में भेजे। इससे फिर क्या होने लगा कि भारतीय खिलौना निर्माता जो थे, जो कि हमारे देश में जो खिलौने बना रहे थे, चूँकि उनका जो है वो कॉस्ट ज़्यादा था, तो क्या होने लगे, जो कस्टमर थे वो ऐसे चाइना के बने हुए खिलौने जो कि कम दामों में मिलने लगे थे, तो क्या होने लगा, उस तरफ शिफ्ट हो गए और वहाँ वो खिलौने ज़्यादा खरीदने लगे। और जो भारतीय खिलौना निर्माता थे उन्हें क्या हुई, हानि होने लगी, क्योंकि अब उनके बनाए हुए खिलौने जो हैं वो कम बिकने लगे। व्यापार के खुलने से वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आवागमन होता है और बाज़ार में वस्तुओं के विकल्प बढ़ जाते हैं। व्यापार जब होने लगता है एक देश से दूसरे देश में, फिर तीसरे देश में, इस तरीके से जब सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार के थ्रू जुड़ने लगते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है कि वस्तुओं का एक बाज़ार से दूसरे बाज़ार में आना जाना शुरू हो जाता है और कस्टमर्स के लिए जो है वो कोई भी वस्तु हो उसका जो है बहुत सारे ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि वो अपने टेस्ट और अपने इनकम के बेसिस पर क्या करते हैं, चूज़ करने लगते हैं। विदेश व्यापार विभिन्न देशों के बाज़ारों को जोड़ने या एकीकरण में सहायक होता है। जिस तरीके से हमने अभी एक एग्जांपल देखा कार का देखा, फोर्ड मोटर्स का, तो इसमें भी हमने क्या देखा कि ये फोर्ड मोटर्स जो कि अमेरिका की कंपनी थी वो 26 देशों में फैल गई। किस तरीके से उसने जो है कि भारत में भी कुछ पार्ट्स बनाए और उसे फिर कहा, और जो है कि भारत में तो उसने अपनी कार बेची ही, साथ ही साथ वो दूसरे देशों में भी अपने कार को ले जा कर के बेचने लगी। तो इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि जब विदेशी व्यापार होता है तो सब जो है कि अलग अलग देश जो है वो उनके बाज़ार जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लगता है या फिर उनका क्या होने लगता है, एकीकरण होने लगता है। आज के क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, कल मिलते हैं हम लोग इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।